निरहुआ जी यानी दिनेश लाल यादव को तो आप जानते ही होंगे। अरे वही निरहुआ जो कभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के गुणगान गाते थे। बनेला विधायक केहू आपके सपोर्ट से, साइकिल के देखा तू जीतैया भारी वोट से। जय 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 अखिलेश। और उनके लिए प्रचार करते थे, लेकिन मौका मिलते ही पलटी मारकर बीजेपी में शामिल हो गए और अब अखिलेश यादव को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जो अपने धर्म पे वार करने का एक मौका नहीं छोड़ते। तो मैं अपने पार्टी से निवेदन करूंगा कि जहां वो लड़े मुझे वहीं लड़ाया जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ना है। मेरा उद्देश्य यहाँ सांसद बनना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जो अपने धर्म पे वार करने का एक मौका नहीं छोड़ते। ये दोगलापन उनकी बातों में साफ झलकता है। एक तरफ भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता के खिलाफ बयानबाजी, दूसरी तरफ खुद की फिल्में और गाने जो उसी तर्ज पर बनते हैं। निरहुआ का ये डबल स्टैंडर्ड उन्हें उन्हीं नेताओं की लिस्ट में ला खड़ा करता है जो बिना किसी ठोस काम के सिर्फ तलवे चाटकर और बड़पोलेपन से राजनीति में ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, कंगना रनौत और स्मृति ईरानी। ये लोग अपनी बातों और बयानों से सुर्खियां तो बटोर लेते हैं, लेकिन असल में उनका योगदान कितना है ये सब जानते हैं, एकदम जीरो। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे निरहुआ की दोगली बातों का पिटारा। कैसे एक भोजपुरी स्टार से वो बीजेपी के टटपुंजिया नेता बने, कैसे उनके बयान और काम एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो दोस्तों अंत तक बनी रहिए, क्योंकि आज हम तथ्यों के साथ निरहुआ की पोल खोलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। दिनेश लाल यादव का जन्म 2 फरवरी 1979 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के छोटे से गांव टंडवा में हुआ। उनके पिता चंद्रज्योति यादव एक फैक्ट्री में काम करते थे और परिवार को पालने के लिए कोलकाता चले गए, जहां निरहुआ भी उन्हीं के साथ रहते थे। उनके बड़े भाई विजय लाल यादव एक मशहूर गायक थे, जिनसे प्रेरित होकर निरहुआ ने गायकी की दुनिया में कदम रखा। निरहुआ की बहन ललिता यादव और भाई परवेश वर्मा यादव भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव है। कुछ कहते हैं निरहुआ सिर्फ 12वीं पास है, कुछ का कहना है बीकॉम किया है। खैर, पढ़ाई जितनी भी की हो, लेकिन उनका मन गायकी और अभिनय में था। उनके पिता चाहते थे कि वो नौकरी करे, लेकिन निरहुआ ने गायकी को चुना। शुरुआत में वो शादियों और छोटे मोटे कार्यक्रम में गाना गाते थे। 2003 में उनका म्यूजिक एल्बम निरहुआ सटल रहे रिलीज हुआ, जिसने उन्हें रातों रात भोजपुरी जगत में पॉपुलर कर दिया। एक बार बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया और निरहुआ सटल रहे चिल्लाने लगे। तब उनकी को एक्ट्रेस स्वाति वाजपेयी ने कहा कि ये नाम उनकी पहचान है, इसे अपनाओ। यहाँ से उन्हें निरहुआ नाम मिला, जो उनकी पहचान बन गया। इसके बाद 2006 में उनकी पहली भोजपुरी फिल्म हमका ऐसा वैसा न समझा आई, लेकिन असली कामयाबी मिली 2008 की फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से। इस फिल्म ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। निरहुआ ने आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और अंजना सिंह जैसी अभिनेत्रियों के साथ कई हिट फिल्में दी, जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी और प्रतिज्ञा। 2015 में उनकी 5 फिल्में लगातार हिट रही और वो भोजपुरी के सबसे बड़े सितारों में शुमार हो गए। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड भी शुरू की। 2012 में वो बिग बॉस 6 में नजर आए, जिसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। अब जाहिर सी बात है, लोकप्रिय है, एक्टर है, सिंगर है और राजनीति से जुड़ाव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। निरहुआ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पहले समाजवादी पार्टी सपा के बड़े प्रशंसक थे। वो न सिर्फ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तारीफ करते थे, बल्कि उनके लिए प्रचार भी करते थे। बनारस में समाजवादी पार्टी की ओर से भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार निरहुआ वोट मांग रहे हैं। निरहुआ ने अपनी फिल्मी इमेज को भुनाने के लिए आज रिक्शे में बैठकर प्रचार किया और भोजपुरी गाना गाकर अखिलेश यादव को वोट देने की अपील की। आपकी अदालत में उन्होंने खुलकर बताया कि वो पहले लालू प्रसाद यादव और फिर मुलायम और अखिलेश के फैन थे। जब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने एक नियम लाया था कि सिर्फ टोपी और बेल्ट ही शहीद का उसके घर पे नहीं जाएगा, उसका पार्थिव शरीर भी जाएगा और साथ में एक धनराशि भी जाएगी। तो मैं उनका फैन हो गया,
मैं मानने लगा कि वाह, नेताजी ने ये कितना बड़ा काम कर दिया। मैं उनका एकदम फैन हो गया। भोजपुरी सिनेमा के मंचों से वो सपा की विचारधारा का समर्थन करते नजर आते थे, लेकिन 2019 में निरहुआ ने पलटी मारी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस बदलाव ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस सपा के लिए वो गीत गाते थे उसी के खिलाफ वो आजमगढ़ से बीजेपी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने उतरे। हालांकि वो अखिलेश यादव से हार गए, लेकिन 2022 के उपचुनाव में उन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराकर आजमगढ़ से सांसद बन गए। इस पलटी के बाद निरहुआ ने सपा और अखिलेश पर तीखे हमले शुरू कर दिए, जो पहले उनके हीरो थे। ये दोगलापन उनकी राजनीतिक यात्रा का पहला नमूना था। निरहुआ के दोगले और बड़बोले बयानों की बात करें तो सबसे पहला बयान उनका 2019 के समय आया, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त उन्हें इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने बयान दे डाला, मुझे भगवान भी नहीं हरा सकता, भगवान का लिखा भी मैं मिटा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, अगर मैं अपनी सोच रखता हूँ, विचार रखता हूँ। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन 2019 में अखिलेश यादव ने 2,59,874 वोटों के अंतर से उन्हें करारी शिकस्त दी। ये बयान उनके अहंकार और दोगलेपन का पहला सबूत था। हार के बाद भी वो चुप नहीं रहे। हालांकि 2022 में आजमगढ़ उपचुनाव में जब अखिलेश यादव ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया था विधानसभा चुनाव के लिए, तब सपा के धर्मेंद्र यादव को हराकर वो सांसद बने, जीते भी मात्र 8,700 वोट से। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर धर्मेंद्र यादव से हार गए। हार के बाद निरहुआ ने जनता पर ही ठिकरा फोड़ा, कहकर कि जनता ने गलती की। ये वही निरहुआ थे जो पहले जनता को भगवान बताते थे। निरहुआ का एक और विवादित बयान था जनसंख्या नियंत्रण पर। एक बार सुन लेते हैं। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। वैसे इतना ज्ञान देने का क्या फायदा जब उनके खुद के 3 बच्चे हो। फिर बात करें योगी आदित्यनाथ की चरण वंदना की। आपकी अदालत में निरहुआ ने योगी के लिए गाना गाया और उनकी तारीफों के पुल बांधे। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी, आएंगे फिर योगी। इवन उन्होंने योगी के तलवे चाटने में इतनी शर्मिंदगी भी नहीं दिखाई कि योगी को रघुनाथ तक कह डाला। क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, हमारे सर पे इनका हाथ, तो किस बात की चिंता। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हाथ आजमगढ़ पे है। सीधा भगवान राम से योगी की तुलना, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब बात काम की आती है तो निरहुआ का योगदान शून्य दिखता है। आजमगढ़ के लिए उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस बयानबाजी और प्रचार में व्यस्त रहे। इसके अलावा जिस बेशरम रंग की पूरी बीजेपी और भक्त आलोचना कर रहे थे, एक बार निरहुआ का ये गाना भी सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव के बारे में भी निरहुआ का दोगलापन सामने आया। पहले वो लालू के प्रशंसक थे, उनकी तारीफ करते थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लालू पर तंज कसने लगे। फिर भी जब मौका मिला वो लालू से मिलने पहुंच गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छी बात है, आप बीमार लालू से मिलने पहुंच गए। पॉलिटिक्स में ये तो चलता है, लेकिन फिर मुंह खोलने से पहले सोच भी लिया कीजिए कि क्या बोल रहे हैं। निरहुआ ऐसी ही बदतमीजी से बात मुलायम सिंह के लिए भी कर चुके हैं। उनकी भद्दी भाषा का ये बयान सुनिए। जो गलती बाप ने किया वो गलती आप मत करो। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, वहां जाके बैठो और हनुमान चालीसा का जाप करो और भगवान से कहो कि हे प्रभु, राम भक्तों का खून माफ करो। निरहुआ, जिन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ों और दलितों ने इतनी शोहरत दी, उनको स्टार बनाया, लेकिन अभी इटावा में यादव कथावाचक को तथाकथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा गंजा किया गया, तब दिनेश लाल यादव के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। इवन उन्होंने इसका दोष पता नहीं किस पर मढ़ दिया। लेकिन जब वोट बैंक को रिझाने की बात होती है, तब वही अहिर रेजिमेंट की मांग उठाते हैं। इसके अलावा 2023 में एक पत्रकार को गाली देने और धमकी देने के मामले में निरहुआ विवादों में घिरे रह चुके हैं। निरहुआ का एक और दोगला रवैया है भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता को लेकर।
इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड पर अश्लीलता का आरोप लगाया और कहा कि भोजपुरी फिल्मों में तो सच्चाई बयां करती है। वो भोजपुरी में है, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पिया की मुठभेड़ रात 1:30 बजे, जवानिया का मेल रात 1:30 बजे। उन्होंने उदाहरण दिया कि उनका गाना लगाई देता चोलिया के हुक राजा जी एक पति पत्नी की बात है, जबकि बॉलीवुड का चोली के पीछे क्या है, अश्लीलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि निरहुआ की फिल्में और गाने जैसे पटना से पाकिस्तान और हथकड़ी अक्सर डबल मीनिंग डायलॉग्स और एडल्ट सीन से भरे होते हैं। कुल मिलाकर निरहुआ की तुलना अगर मनोज तिवारी, रवि किशन या कंगना रनौत से करें तो वो भी उसी राह पर है, जहां बयानबाजी और प्रचार से सुर्खियां बटोरी जाती है, लेकिन काम का नामो निशान नहीं है। निरहुआ ने भोजपुरी सिनेमा में मेहनत से नाम कमाया, लेकिन राजनीति में उनका बड़बोलापन ही उनकी पहचान बन गया। क्या वो कभी अपनी इस छवि को बदल पाएंगे या फिर सिर्फ एक अश्लील अभिनेता के रूप में ही जाने जाएंगे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।